नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है इतिहास, जबकि प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये कक्षा 6 से संबंधित है। आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पुस्तक में इस चैप्टर को देख सकते हैं। अगर और भी आप लेसन प्लान देखना चाहें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारा बना हुआ लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। तो आइए आज का हम टॉपिक देखते हैं, यानी कि लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी आप बनाना स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा यहाँ पर इतिहास, प्रकरण हो जाएगा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। किस कक्षा से संबंधित है, किस क्लास के लिए, तो 6 क्लास के लिए। और कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। किस घंटी में आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो यहाँ पर डालेंगे। डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर आप लिखेंगे। अब उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। तो सामान्य उद्देश्य में हम क्या करते हैं कि 5 पॉइंट डालते हैं जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। और सामान्य उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में भी 5 पॉइंट लगभग डालते हैं जो कि हमारा वो टॉपिक से संबंधित होता है जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है। तो सामान्य उद्देश्य में हम जो विषय हमारा हिस्ट्री है तो इसमें देखेंगे। पहला नंबर हो जाएगा कि छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा हो जाएगा छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। पांचवा, छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे कि छात्र इतिहास की शासन व्यवस्था के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र जो है जनपद तथा महाजनपद के विषय में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र शासन व्यवस्था से संबंधित करों के विषय में जान सकेंगे। चौथा, छात्र प्राचीन गणराज्य और राज्य के बारे में जान सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्रों में राज्य व गणराज्य से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि राइट पेज में आएंगे और उसमें लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का हम प्रयोग करेंगे, तो चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र, अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जो कि 2 कॉलम बनाएंगे। एक छात्र, अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 रख सकते हैं और ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि जिस प्रकार उत्तर आता है उसी से अगला प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रश्न जो है छात्र, अध्यापक या अध्यापिका अपने क्लासरूम में बच्चों से करते हैं और बच्चे जिस प्रकार उत्तर देते हैं उसी उत्तर से अगला प्रश्न का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। और लास्ट प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि प्राचीन काल में राज्य पर शासन कौन करता था, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राजा। दूसरा प्रश्न है राजा का क्या कार्य था, तो इसके उत्तर आता है छात्रों के द्वारा राज की शासन व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा प्रश्न है राज की शासन व्यवस्था को समझने के लिए प्राचीन काल के किन चीजों को जानना जरूरी है। तो राज्य की शासन व्यवस्था को समझने के लिए यहाँ पर छात्रों का उत्तर आता है राज्य, राजा और गणराज्य को जानना जरूरी है।
चौथा प्रश्न है राज्य एवं प्राचीन गणराज्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र जो है उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर समस्यात्मक। और हम देख सकते हैं कि जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है वो टॉपिक निकल कर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन में राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और पाठ की उद्घोषणा में लिखेंगे कि आज हम लोग राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, प्रस्तुतिकरण का यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे। प्रस्तुतिकरण पॉइंट का एक कॉलम जो हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु, जो हमने चैप्टर को लिया है, जिस चैप्टर को हमने पढ़ाने के लिए लिया है उससे संबंधित पॉइंट रखेंगे यहाँ पर। और उस पॉइंट को जो एक्सप्लेन करेंगे क्लासरूम में वो दूसरे कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का है क्लासरूम में, वो किस तरह से उत्तर दे रहे हैं उसको लिखेंगे। और चौथा कॉलम जो है श्याम पटकार, यानी कि आप पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए किस तरीके से आप वहाँ पर लिखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर यूज करेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। शिक्षण बिंदु में आप लगभग 4 पॉइंट रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस पेज में 2 पॉइंट देखेंगे और फिर अगले पेज में 2 पॉइंट देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट है वर्ण व्यवस्था और दूसरा है जनपद। तो एक हो गया वर्ण व्यवस्था और दूसरा हो गया जनपद। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का जो छात्र अध्यापिका है वो क्लासरूम में एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ण व्यवस्था है क्या। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण व्यवस्था कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग काम निर्धारित थे। पहला स्थान ब्राह्मण का था। जैसे कि 4 वर्णों को हम देखते हैं, 4 वर्गों में इसे विभाजित किया गया वर्ण व्यवस्था को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र। तो ब्राह्मण का जो कार्य था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। ये सारे चीज कराने के बाद दूसरा स्थान शासक का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इनका जो काम था युद्ध करना था और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान वैश्य का था। इसमें इनका कार्य जो थे कृषक, इसके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। जबकि अंतिम स्थान शूद्र का था, चौथा स्थान। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं कि वर्णों में अंतिम स्थान किसका था। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है शूद्र का। छात्र क्रियाशीलन में हम देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं वर्ण व्यवस्था में 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। दूसरा हम देखेंगे जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा कहलाने लगे थे। जनपद का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जन के बसने की जगह। पुरातात्विक द्वारा जनपदों की बस्ती की खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों का तथा अन्य जानवर का पालन पोषण करते थे। फसल के रूप में वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। ये चित्रकारी की गई मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि जनपद के लोग किन फसलों को उगाते थे। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, सरसों जैसे फसल जनपद के लोग उगाते थे। यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में कि इसका अर्थ तो जो होता है जन के बसने की जगह, लोगों के बसने की जगह जहाँ पर लोग बसते हैं, जो इसे जनपद के रूप में हम देखते हैं। चित्रित मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे ये लोग। फसल के रूप में चावल, धान, जौ, दाल, सरसों जैसे फसल उगाते थे। तो 2 पॉइंट हमने देखा शिक्षण बिंदु में, कम से कम 4 पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर। तो 2 पॉइंट में वर्ण व्यवस्था एक हो गया और एक जनपद हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे महाजनपद। महाजनपद क्या है, और चौथा हो गया कर व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि राजा कर क्यों वसूलते थे। यहाँ पर महाजनपद के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है,
छात्र अध्यापिका द्वारा, तो देखेंगे कि करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी कि बड़े जनपदों को मिलाकर महाजनपद इनको कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजाओं ने अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद जो छात्र अध्यापिका हैं बच्चों से प्रश्न करती हैं कि महाजनपद के अंदर किलेबंदी क्यों की गई थी। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, दूसरे राजा के आक्रमण से सुरक्षा के लिए किलेबंदी की गई थी। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासन को बनाए रखेंगे, और श्याम पटकार में देख सकते हैं कि दूसरे राजा के आक्रमण से सुरक्षा व जनता की सुरक्षा के लिए राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अब चौथा हम पॉइंट देखेंगे शिक्षण बिंदु का, कर व्यवस्था के बारे में। महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन व कर्मचारी की जरूरत होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों से कर वसूलते थे, जैसे इसके लिए कर वसूलते थे क्योंकि रख रखाव करना पड़ता था। जैसे फसल से प्राप्त कर, कारीगर से प्राप्त कर, पशुपालक से प्राप्त कर, व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर कर, तथा आखेटक तथा संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। यानी कि जो भी ये जंगल से प्राप्त करते थे उसका कुछ हिस्सा राजा को भी ये देते थे, जो कि राजा कर के रूप में लेते थे। यहाँ पर देख सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि महाजनपद के राजा कर कहाँ से वसूलते थे। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, फसल द्वारा प्राप्त कर, यानी कि फसल से कर प्राप्त करते थे राजा। कारीगर व पशुपालक तथा व्यापारियों से भी कर प्राप्त करते थे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कर व्यवस्था में कि राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा जो थे कर वसूलते थे। अब उसके बाद हम अगले पेज में जाएंगे। प्रस्तुतिकरण का पॉइंट जो था वो समाप्त हुआ। इसके बाद मूल्यांकन करते हैं छात्रों का। मूल्यांकन में क्या है कि हमने जो पढ़ाया है उसी से संबंधित क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे बच्चों से, और बच्चे क्लासरूम में ही उत्तर देंगे, और जिस प्रकार से वो उत्तर देंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि बच्चे ने टॉपिक को समझा है या नहीं। तो प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था क्या है। दूसरा, वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा, जनपद का क्या अर्थ है। चौथा, महाजनपद क्या है। पांचवा, राजा कर क्यों वसूलते थे। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आता है। पुनरावृत्ति यानी कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ाया है, यानी हमने पढ़ाया है, उसको क्या करेंगे कि उसको एक छोटे क्रम में बच्चों के सामने दोहरा देंगे, ताकि उनको अच्छे तरीके से याद बना रहे और अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। पहला स्थान ब्राह्मण का था, जिसका कार्य वेदों का अध्ययन, अध्यापन व यज्ञ कराना था। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ऐसा भूखंड अर्थात भूमि का वह हिस्सा जहां लोग, कुल या जनजाति बस जाता है, जनपद कहलाता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी सदी में 40 जनपद थे, अर्थात 40 प्रशासनिक राज्य क्षेत्र थे। इसमें से 16 जनपद बड़े बड़े जनपद थे। यही 16 बड़े बड़े जनपद महाजनपद कहलाए। यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनाया गया। इसके बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क में आप 2 प्रश्न रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। जैसे प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था क्या है, और दूसरा, जनपद एवं महाजनपद में क्या अंतर है। तो जो लेसन प्लान है यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।